आज हम भारत की एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो वाकई कमाल है। कैसे एक देश जो सालों साल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा, अब खुद एक डिफेंस पावर हाउस बनने की दौड़ में है। ये कहानी है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। सोचिए, एक तरफ तो भारत दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में से एक है, बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी सच्चाई ये थी कि हमारी ये ताकत विदेशी हथियारों पर टिकी थी। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर थे। तो ये जो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था, ये अब कैसे बदल रहा है, चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम थी जो इतने सालों से चली आ रही थी। ये आंकड़ा देखिए, 9.8%। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच दुनिया में जितने भी हथियार बिके, उनमें से करीब 10% अकेले भारत ने खरीदे। मतलब हर 10 में से एक हथियार भारत आ रहा था, और इसी एक नंबर ने हमें दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर बना दिया था। तो अब इस भारी भरकम इंपोर्ट पर निर्भरता को खत्म करने के लिए एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरा का पूरा नया प्लान था, जिसका मकसद था इस पूरी पिक्चर को ही पलट देना। और इस बड़े बदलाव को नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया। मकसद एकदम सीधा और साफ था। अब और इंपोर्टर नहीं बनना है, अब बनना है एक मैन्युफैक्चरिंग हब। एक ऐसा हब जो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करे, बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करे। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसके पीछे एक्शन भी था। 2025-26 के बजट को ही देख लीजिए। सरकार ने 1.810 लाख करोड़ रुपए सिर्फ डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन और खरीद के लिए अलग रखे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे देश में ही हो रहे प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बड़ा बदलाव है, इसे असल में कर कौन रहा है? कौन है वो प्लेयर्स जो इसे जमीन पर उतार रहे हैं? देखिए, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है, और हर किसी का अपना एक खास रोल है। तो आज की तारीख में पिक्चर कुछ ऐसी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो सरकारी कंपनियां हैं, यानी कि PSUs, उनका दबदबा अभी भी है, करीब 79%। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर अब 21% हिस्सेदारी के साथ बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमारी आंखों के सामने ही बदलता जा रहा है। तो ये 3 पिलर्स कौन है? पहला, DRDO, जो सरकार का R&D विंग है, सारा रिसर्च डेवलपमेंट यहीं से आता है। दूसरा, HAL और BEL जैसी सरकारी कंपनियां, मतलब DPSUs, जो इस फील्ड के पुराने और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अब मैदान में L&T और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, जो अपने साथ नई एनर्जी और इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। इन सब पॉलिसीज का असर हुआ भी है या नहीं? तो जनाब, यहां पर जो नंबर्स हैं वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं, और ये कहानी काफी इंप्रेसिव है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 174%। सिर्फ 2014-15 से अगर तुलना करें तो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 174% बढ़ चुका है। आज ये आंकड़ा 1.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये एक जबरदस्त जंप है। और एक्सपोर्ट्स? अरे यहां तो कहानी और भी कमाल की है। पिछले 10 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स 34 गुना 44x बढ़ गया है। ये एक ऑल टाइम हाई है। आज की तारीख में भारत 75 से ज्यादा देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सोचिए, अब जाहिर सी बात है, जब किसी एक इंडस्ट्री में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही हो तो मार्केट का ध्यान तो उस पर जाएगा ही। और शेयर मार्केट ने इस ग्रोथ स्टोरी को हाथों हाथ लिया है। अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को मेन निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ है। चाहे आप 1 साल का रिटर्न देखें, 3 साल का देखें या 5 साल का, डिफेंस इंडेक्स ने मेन मार्केट को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर पर भरोसा कितना मजबूत हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस सेक्टर के अंदर भी हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मौके हैं। एक तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL जैसी बड़ी स्टेबल कंपनी है जो 0.57% का डिविडेंड भी देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी भी है, जिसने सिर्फ 3 साल में अपने प्रॉफिट में 411% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। मतलब हाई ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के ऑप्शन हैं।
अब बात करते हैं शिप बिल्डिंग की। ये सेक्टर भी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनियों को देखिए, एक साल में 143% और 131% का शानदार रिटर्न दिया है। यह दिखाता है कि इस सेक्टर में कितना जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है। यहां पर भी एक वार्निंग जरूरी है। एनरिच मनी की एक एनालिसिस बताती है कि इनमें से कई स्टॉक्स 50 से 61 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है। मतलब ग्रोथ की स्टोरी तो सॉलिड है, पर वैल्यूएशंस आसमान पर हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो अभी तक की कहानी तो काफी पॉजिटिव रही है ना? लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रास्ते में अभी भी कुछ बड़े चैलेंज हैं जिन्हें पार करना जरूरी है, अगर भारत को सच में एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनना है तो। ये ग्राफ देखिए, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। ये दिखाता है कि R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च और डिफेंस एक्सपोर्ट के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जो नीले बार हैं वो एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, और जो लाल लाइन है वो दिखा रही है R&D पर किया गया खर्च। और पैटर्न एकदम साफ है। मतलब सीधा सा हिसाब है। जो देश जैसे कि इजराइल और अमेरिका अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा R&D पर लगाते हैं, वही दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। और भारत, जो अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.70% ही R&D पर खर्च करता है, अगर उसे टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आना है तो इस इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना होगा। और R&D ही अकेला चैलेंज नहीं है, और भी मुश्किलें हैं। जैसे कि खरीद प्रोसेस में जो सरकारी देरी होती है, उससे प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। एरो इंजन जैसे बहुत जरूरी पार्ट्स के लिए हम आज भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। और ये भी पक्का करना होगा कि प्राइवेट कंपनियों को भी खेलने के लिए एक बराबर का मैदान मिले, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। और ये सब बातें हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। भारत एक इंपोर्टर से एक इनोवेटर बनने के एक जबरदस्त सफर पर है, इसमें कोई शक नहीं। इसने कमाल की प्रोग्रेस की है, लेकिन असली टेस्ट तो अब है। क्या भारत इन बचे हुए चैलेंज को पार करके सच में एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा,